आप देख रहे हैं खबर दोपहर। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों के 97 सीटों के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, जितेंद्र सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और डीएमके नेता कनिमोझी समेत कई दिग्गजों की सीटें शामिल। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी नामांकन की आखिरी तारीख। दिल्ली में राजनाथ सिंह और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने विजय संकल्प सभा में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुरादाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में की चुनावी रैली। अभिनेत्री जयप्रदा बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 540 करोड़ रुपए की नकदी और सामान जब्त। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। 25 मार्च तक कई एजेंसियों की कार्रवाई में 143 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी समेत शराब, नशीली दवाएं और कीमती सामान जब्त। चुनाव से पहले टीटीवी दिनाकरण गुट को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह के दावे को किया खारिज। चुनाव आयोग को समान चुनाव चिन्ह आवंटित करने पर विचार करने के दिए निर्देश। चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को दायरे से बाहर सोचने और रचनात्मक समाधान पर ध्यान देने की जरूरत। मुंबई में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। नौजवानों से विकास को लेकर नया नजरिया अपनाने की सलाह। शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इन सीटों पर मतदान 18 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में जिन 97 सीटों पर मतदान होना है उनमें तमिलनाडु की सभी 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। वहीं ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होनी है और 28 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों और ओडिशा की 28 सीटों के लिए भी नामांकन का काम कल पूरा हो गया। इस बीच सभी प्रमुख पार्टियों के कई बड़े नेताओं ने कल अपनी अपनी सीटों से नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह ने नामांकन भरा। वहीं हेमा मालिनी ने मथुरा से नामांकन दाखिल किया। बहुत सारे पानी की हमेशा समस्या है। पानी का समस्या तो होल वर्ल्ड में है, लेकिन यहाँ पे खारा पानी इतना है तो उसको भी ठीक करने के लिए बहुत सारे ट्यूबवेल ये वो सब लगा के दिया हुआ है। लाइट्स ऑफ कोर्स इज देयर। शौचालय बहुत सारे बनाए हैं। सबको समझाया कि हाउ दे शुड हैव देयर ओन टॉयलेट इन देयर हाउस, ऑल दिस थिंग्स. Apart from that, so many beautifying this place, because when you come to Krishna's Nagar, you should see Krishna everywhere. लोकसभा चुनाव के लिए कई दिग्गज उम्मीदवारों ने कल पर्चा भरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने तुमकुर से नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने शिवगंगा सीट से पर्चा दाखिल किया। तूतीकोरिन सीट से डीएमके नेता और करुणानिधि की बेटी कनिमोझी ने पर्चा भरा। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने नांदेड़ से नामांकन दाखिल किया है। प्रकाश अंबेडकर ने सोलापुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। और नामांकन के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव अभियान में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी नेता देश भर में आज विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया।
राजनाथ सिंह ने सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस देश में सबसे ज्यादा राज किया, लेकिन हर घर बिजली नहीं पहुंची। पिछले 4.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। राजनाथ सिंह ने सभा में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने 7 करोड़ गैस कनेक्शन देने का काम किया है। हम जो कहेंगे वही करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए जनता के सामने शीश झुकाकर हम क्षमा याचना कर लेंगे। लेकिन हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होने पाएगा। इस संकल्प के साथ भारत की राजनीति में यह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं बहुत दूर नहीं ले जाना चाहता हूं। अभी आज के 4.5 वर्ष पहले इसी दिल्ली की एक सरकार बनी है। इस दिल्ली की सरकार के नेताओं को सरकार बनने के पहले बड़े बड़े वादे करते हुए आपने सुना होगा। क्या वादे कर डाले? जैसे लगा कि 5 वर्षों के अंदर दिल्ली को विश्व की सबसे खूबसूरत शहर बना देंगे। लेकिन 4.5 वर्षों में यहां की आप सरकार ने जो कुछ भी किया है, मेरे बहनों भाइयों, इसी से सही इसकी सच्चाई छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुरादाबाद में, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गाजियाबाद में सभाएं करेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रैली को संबोधित किया। उन्होंने यहां केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। राहुल गांधी इसके बाद बूंदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जयपुर के रामलीला मैदान में उनका पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में राज्य की सभी 200 विधानसभा सीटों से चुने हुए बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी का राजस्थान में यह पहला दौरा है। राज्य में कुल 25 सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में होंगे। 29 अप्रैल को 13 सीटों और 6 मई को राज्य की 12 सीटों पर चुनाव होगा। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने आज औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले जया प्रदा लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जया प्रदा को रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। इससे पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कल पैरालंपियन दीपा मलिक और हथीन से इनेलो विधायक रहे केहर सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन और बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दोनों को पार्टी में शामिल कराया। बार बार यही कह रही हूँ कि जो विचारधारा मैंने मोदी सरकार की देखी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण में काम किया, उनका जो विचार है महिलाओं के प्रति वो दिख रहा है। इतनी जो मेन पोर्टफोलियोज हैं आप देख रहे हैं, हमारी डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, मेनका जी हैं, बड़ी लीडिंग पोजीशन में उन्होंने महिलाओं को आगे रखा है। दिव्यांगों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया है, सुगम्य भारत है, और खेलों की नीतियों में हमें इतना जोर शोर से योगदान दिया है। शायद नीतियां इतनी खूबसूरत बनी हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ये सही विचारधारा है हमारे देश के नेतृत्व के लिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अमरोहा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके लिए उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है। कांग्रेस ने अमरोहा से अब सचिन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निषाद पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। सभी पार्टियां चुनाव में एक दूसरे के उम्मीदवारों का सहयोग करेंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में भी हमने ऐसा गठबंधन किया था। इस बीच बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। सूची में पार्टी ने असम, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस सीट से राजवीर सिंह वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। वहीं असम के नौगांग से रूपक शर्मा, कर्नाटक के बेंगलोर रूरल सीट से अश्वथ नारायण और बेंगलोर दक्षिण से तेजस्वी सूर्या आईएलएस को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही बीजेपी अब तक 310 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 2, गोवा की 2 और दमन और दीव की 1 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है।
छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से ज्योत्सना महंत और दुर्ग सीट से प्रतिमा चंद्राकर को उतारा गया है। वहीं गोवा नॉर्थ से गिरीश चोंडांकर और गोवा साउथ से फ्रांसिस्को सरदिन्हा को टिकट मिला है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की एकमात्र सीट के लिए केतन पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने सोमवार को ही 26 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की थी। संजय निरुपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही निरुपम को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया है। मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस की ओर से जारी 26 उम्मीदवारों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल की 25 और महाराष्ट्र में 1 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ पीतांबर आचार्य को हिंजली विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और पाम कृष्ण पांडा की जगह शंभुनाथ पनिग्रही को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हिंजली के अलावा बीजेपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने बीजेपुर से सनत गड़तिया को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ उतारा है। एनसीपी ने कल लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 24 पेज के इस घोषणा पत्र को आओ मिलके देश बनाए का नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में एनसीपी ने लिखा है कि सरकार बनने की स्थिति में 3 तलाक बिल को समाप्त किया जाएगा और पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। हमारी पार्टी का मुख्य संदेश इस घोषणा पत्र में है वो संविधान को बचाने का है, क्योंकि सबसे गहरा हमला 5 वर्षों में संविधान और उसके द्वारा बनाई गई तमाम संस्थाओं पर है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सभी पर एक तरह का हमला ये सरकार कर रही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद मतदाताओं को लुभाने के लिए धन, बल और नशे का खेल शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 540 करोड़ रुपए की नकदी और सामान जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल चुनाव में गड़बड़ी फैलाने और मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाने वाला था। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 मार्च तक 143 करोड़ 47 लाख रुपए की कुल नकदी जब्त की गई है। वहीं 89 करोड़ 64 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। चुनाव आयोग ने 131 करोड़ 75 लाख रुपए की नशीली दवाएं और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। 162 करोड़ 93 लाख रुपए की कीमती धातुएं और लोगों के बीच फ्री में बांटने वाली 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात करके आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कथित धांधलियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होने हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव ने आरोप लगाया कि टीडीपी चुनाव में अनुचित लाभ उठाने के लिए धनबल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से टीडीपी के खर्च किए जा रहे धन पर कड़ी निगरानी रखने और राज्य के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया है। हमने आंध्र प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में वहां के चुनावों को लेकर हमने कमीशन के सामने जो चुनौतियां हैं उसको हमने उसके बारे में कमीशन को अवगत कराया। खासकर आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार वहां की रूलिंग तेलुगु देशम पार्टी मनी पावर के तहत चुनावों को प्रभावित करने की, चुनाव जीतने की जो कोशिश कर रही है उसको रोकने के लिए हमने आग्रह किया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भय का वातावरण होने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और स्वपन दास गुप्ता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानबूझकर हर स्तर पर संवैधानिक संकट खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने कोलकाता पुलिस के कस्टम के काम में दखल देने को लेकर भी सवाल उठाए। बैंकॉक से वो सूटकेस लेकर उनके परिजन आ रहे थे, तब उसको जांच के लिए जब कस्टम की ने कहा तब वहां पुलिस पहुंच गई, उसको रोकने का काम किया। कस्टम अधिकारियों को कलकत्ता पुलिस ने कस्टम के क्षेत्र में इंटर करके उनको धमकाने का काम किया और बाद में उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। ये जो पुलिस फोर्स है, लोकल पुलिस फोर्स,
This cannot be trusted upon to be a neutral police force during the time of the election. ये एकदम पूरा पार्टिजन है, ये पूरा 3M TMC को काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कल पार्टी मुख्यालय में कार्य समिति की बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुई बैठक में चुनावी घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक में पार्टी की घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देगी। अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम है तो हम आपकी आमदनी को 12,000 तक पहुंचा देंगे। कोई काम बंद नहीं करेगा। जब वो व्यक्ति कंफर्टेबली निकल जाएगा 12,000 से, फिर वो स्कीम उसको सो इट विल स्टॉप ऑन इट्स ओन। बट हमारी फिलॉसफी है कि अगर आप हिंदुस्तान में आज एक मिनिमम इनकम से कम आपकी आमदनी है तो फिर आप गरीबी से निकल ही नहीं सकते हो। तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस देश में सबसे गरीब लोग कौन हैं और एक बार हम उनको गरीबी से निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से मनरेगा फर्स्ट फेज था ऑपरेशन का। मनरेगा में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के न्यूनतम आय गारंटी योजना के फॉर्मूले को लेकर कहा है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो साधन मत दो। उसका इतिहास योजनाओं के नाम पर छल कपट का रहा है। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने बीते 7 दशक से देश को धोखा दिया है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल कपट धोखा ब्लफ होता था। लोन वेवर जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का, हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे। हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं। अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस के फॉर्मूले को देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार इससे ज्यादा आर्थिक मदद पहले ही गरीबों को दे चुकी है। तो अगर हम ये सारा का सारा, इसमें से काफी कुछ लगभग 60-70% हम डीबीटी से दे रहे हैं, बाकी भी डीबीटी से शुरू कर दें, जो होना चाहिए मैं मानता हूं। तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो आज की तारीख में है 5.34 लाख करोड़, जो आज दिया जा रहा है। तो ये कौन सा 3.6 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से देकर आप गरीब पे एहसान कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरण के नेतृत्व वाले गुट के प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह को लेकर दावे को स्वीकार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो लोकसभा चुनाव और तमिलनाडु पुडुचेरी विधानसभा की सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए दिनाकरण गुट के प्रत्याशियों को एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित करने पर विचार करें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि उसके आदेश का मतलब दिनाकरण के नेतृत्व वाले गुट को राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता देना नहीं है और इस गुट के प्रत्याशियों को निर्दलीय माना जाएगा। कुछ और अहम खबरें। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में लगी है। ये मुठभेड़ कोबरा कमांडो नक्सलियों के बीच हुई है। मौके से एक सास, एक 303 राइफल और दूसरे हथियार बरामद हुए हैं। एएसपी नक्सल शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है।
आज सुबह 6 बजे के आसपास चिंता बाबू जो नदी है उसके किनारे जो हमारा बॉर्डर पड़ता है बीजापुर थाना बीजापुर ज़िले से, वहाँ पर मुठभेड़ हुआ नक्सलियों के साथ में। मुठभेड़ के पश्चात जब इलाके की सर्चिंग की गई तो इलाके की सर्चिंग में हमको 4 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, चारों वर्दीधारी हैं। साथ ही हमको वेपन्स मिले हैं, 1 इंसास राइफल मिला है और 2 303 राइफल मिले हैं और कुछ नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज मुंबई में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के 16वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को विकास के मार्ग में आने वाली कई चुनौतियों को पार करना है, जिसमें जनसेवाओं की कमी, प्रदूषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मुद्दे, भूमि और श्रमिकों से संबंधित विषय, वित्तीय संसाधन को बढ़ाने की चुनौती भी शामिल है। एक लंबा कठिन मार्ग तय करना है। उन्होंने कहा कि एक बदलती हुई अर्थव्यवस्था वो है जिसमें नए प्रयोगों की सफल होने की अधिक संभावना होती है। नई तकनीक जो हमारे युवाओं के कौशल को अवसर प्रदान कर सके और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को कम दाम उपलब्ध करा सके, भारत के लिए विशेष लाभप्रद होगी। रोजगार की खोज में प्रतिवर्ष शामिल हो रहे 120 लाख युवाओं को रोजगार देना और कृषि संबंधित अनुत्पादक कामों में लगे आकांक्षी युवाओं को अधिक आमदनी वाले रोजगार मुहैया कराने के लिए सतत प्रयास करने होंगे। इस स्वायत्त उन्नत अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1987 में रिजर्व बैंक ने की थी। संस्थान में विभिन्न क्षेत्रों के विकास संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान किया जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके चेयरमैन भी हैं। In urban and rural areas have widened. Efforts are being made by successive governments. I don't deny that. But we need to still focus on that. Because agriculture is the basic culture of India for all of us. In a country of 130 crore population, you cannot depend on imported food security. You have to go for homegrown food security. Not only produce enough for our own population, but also must be in a position to export. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रोएशिया, बोलीविया और चिली की यात्रा के पहले चरण में क्रोएशिया पहुंच गए हैं। क्रोएशिया की राजधानी ज़ग्रेब पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शानदार स्वागत किया गया। वो क्रोएशिया की यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कोविंद क्रोएशिया के राष्ट्रपति कोलिंदा ग्रेबर किटेरोविक और प्रधानमंत्री एंद्रेज लेनकोविक के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रपति मेजबान देशों के नेतृत्व के साथ व्यापार, निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भारत क्रोएशिया व्यापार मंच के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वो ज़ग्रेब विश्वविद्यालय में संबोधन भी देंगे। जेट एयरवेज के फाउंडर और चेयरमैन नरेश गोयल और पत्नी अनीता गोयल ने एयरलाइन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। कर्जदाताओं के साथ रेजोल्यूशन प्लान के लिए हुई बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। एसबीआई की अगुवाई में एयरलाइन के कर्जदाताओं का कंसोर्शियम रेजोल्यूशन प्लान तैयार कर रहा है। इसमें 1,500 करोड़ रुपए की फंडिंग तुरंत मुहैया करवाना भी शामिल है। एयरलाइन के रोजाना के कामकाज को देखने के लिए अंतरिम मैनेजमेंट कमेटी गठित की जाएगी। जेट के कर्जदाता बोर्ड में 2 सदस्य नॉमिनेट करेंगे। जेट एयरवेज पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। बैंकों ने पिछले हफ्ते संकेत दिए थे कि जेट के मैनेजमेंट में बदलाव होने पर वो एयरलाइन में और नकदी लगा सकते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में आरोपी दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना अब सरकारी गवाह बन गए हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी है। राजीव सक्सेना ने 27 फरवरी को गवाह बनने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी थी। राजीव सक्सेना को 31 जनवरी को दुबई से प्रत्यर्पण करके लाया गया था। राजीव सक्सेना 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन और काला धन रखने के मामले में दिल्ली की अदालत में वकील गौतम खेतान के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में खेतान और उनकी पत्नी रितु खेतान समेत 4 आरोपियों के नाम हैं। इसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। 4 मई को तलब किया गया है और इन सभी के खिलाफ 2015 में मामला दर्ज किया गया था। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। सरकार के विरोध के बावजूद ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पर सांसदों के अधिकारों वाला संशोधन प्रस्ताव 302 के मुकाबले 329 मतों से पारित हो गया। इस तरह से सरकार के विरोध के बावजूद ये संशोधन 27 मतों के अंतर से पारित हुआ।
इसके साथ ही सांसदों को ब्रेक्जिट मामले में विकल्प तलाशने के लिए कई बार वोट डालने का मौका मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल द्वारा जंग में कब्जे में लिए गए सीरिया इलाके को मान्यता दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को विवादित गोलन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देने से जुड़ी घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही इस इलाके पर इजराइल के कब्जे को अमेरिका की आधिकारिक मान्यता मिल गई। ट्रंप के इस फैसले की रूस समेत दुनिया के कई देशों ने तीखी आलोचना की है। इजराइल ने 1967 की जंग में सीमावर्ती क्षेत्र को सीरिया से छीना था। राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम पर सीरिया ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इस कब्जे को जायज ठहराने का अधिकार नहीं है। सीरिया ने कहा है कि यह कदम उसकी संप्रभुता पर तीखा हमला है। It was a great honor to be on Israeli soil and to celebrate with Prime Minister Netanyahu at the very moment President Trump boldly recognized the Golan Heights for what it is, a part of Israel. President Trump, alongside Prime Minister Netanyahu, signed a decree affirming Israel's sovereignty over the Golan. ईरान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। सैलाब की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है। 90 से ज्यादा लोग घायल हैं। देश के 31 में से 25 प्रांत भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश लगातार होने की आशंका है। बाढ़ की वजह से कई सड़कों के ढह जाने की खबर है, जिसके चलते कई शहरों का संपर्क कटा है। बाढ़ के पानी में गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं। खबरें खेल की दुनिया से। मलेशिया के इपोह में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के तीसरे लीग मैच में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। टूर्नामेंट के पहले मैच में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जापान के खिलाफ 2-0 की जीत के बाद दूसरे मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। एक जीत और एक ड्रॉ के साथ भारतीय टीम 4 अंक जुटाकर 6 टीमों की तालिका में तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम आज मलेशिया के खिलाफ जीत के लिहाज से मैदान पर उतरेगी। वहीं अन्य मैचों में जापान का मुकाबला कनाडा से, जबकि पोलैंड का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से आगाज हो रहा है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला मुग्धा अग्रे से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत का सामना हांगकांग के वोंग विंग से होगा। डबल्स में भी कई भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।